अगला टॉपिक है बेटा पीनियल ग्लैंड। ये जो पीनियल ग्लैंड होती है बेटा, इसकी सबसे पहले हम लोग लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो ये फोर ब्रेन की डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती है। इट इज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। दूसरा, इसके फंक्शंस क्या क्या है? तो बेटा ये रेगुलेट करती है हमारी डायूरेनल साइकिल को, या इसी चीज को आप कह सकते हो 24 आवर सर्केडियन रिदम को। इस बात का मतलब ये है कि जो हम लोग दिन में जगते हैं और रात को सोते हैं, तो वो सोने वाला जो काम हम नाइट में करवा रहे हैं वो इसलिए हो रहा है क्योंकि रात के टाइम पे ये जो पीनियल ग्लैंड है ये एक्टिव होती है, और एक्टिव होके एक सिक्रीशन करती है, जिस सिक्रीशन को हम लोग नाम देते हैं मेलाटोनिन। और यही मेलाटोनिन बेसिकली स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन भी कहलाता है। यही हार्मोन हमारा स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन है, और इसका लेवल नाइट के टाइम में लेट इवनिंग ज़्यादा होता है, जिस वजह से इंसान को नींद आती है। तो वो जो हमारी साइकिल है उसको डायूरेनल साइकिल कहते हैं। देखिए, दो तरीके के ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे। एक होते हैं जिनके अंदर डायूरेनल साइकिल होती है, मतलब जो डे टाइम में एक्टिव होते हैं, नाइट के टाइम में वो सोते हैं। और दूसरे होते हैं नॉक्टोरियल्स। नॉक्टोरियल्स वो होते हैं जो नाइट के टाइम में एक्टिव होते हैं और दिन के टाइम में सोते हैं। तो ये डायूरेनल साइकिल को मेंटेन करने के लिए मेलाटोनिन का रोल है, और दूसरा ये 24 आवर सर्केडियन रिदम को मेंटेन कर रहा है। साथ साथ में आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ये हमारे अंदर स्लीप अवेक साइकिल को रेगुलेट करने का काम करता है हार्मोन। तो मेन काम तो इसका यही है, आदमी को सुलाना। उसके अलावा इसके और भी फंक्शंस हैं। इसका रोल हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म में होता है। इसका रोल फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन में होता है। इसी का रोल पिगमेंटेशन में होता है, और साथ साथ ये हमारी बॉडी की डिफेंस कैपेबिलिटी में भी अपना रोल प्ले करेगा। तो दीज ऑल आर द फंक्शंस जो मेलाटोनिन हार्मोन के होने वाले हैं, जिसे पीनियल ग्लैंड ने रिलीज किया। मेन फंक्शन एंड अदर रोल, ये इसके बारे में था। अब अगली जो ग्लैंड हमें शुरू करनी है उसका नाम है बेटा थायराइड ग्लैंड। तो ध्यान से सुनिएगा थायराइड ग्लैंड के बारे में और उसके सिक्रीशंस के बारे में, और बहुत सारे डिटेल्स हैं जो हमें यहाँ पे पढ़ने होंगे। तो बेटा थायराइड ग्लैंड जो हमारा ये ट्रैकिया जा रहा है, इसमें लेरिंग्स के आसपास फ्रंट साइड में दो लोब्स के अंदर बटा हुआ ये ग्लैंड है, जो बटरफ्लाई शेप का होगा। और वो दोनों लोब एक दूसरे से जुड़े होते हैं एक पॉइंट पे, जिसे हम लोग स्टमस कहते हैं। दैट इज कनेक्टेड एट अ पॉइंट दैट इज नोन एज स्टमस। तो मैंने बताया क्या कि ये जो थायराइड ग्लैंड है बेटा, ये थायराइड ग्लैंड ब्राउनिश रेड कलर की ग्लैंड है। और अगर आपसे पूछा जाए हमारी बॉडी में सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, एंडोक्राइन ग्लैंड, तो थायराइड ही है। इससे बड़ी साइज की कोई ग्लैंड नहीं है एंडोक्राइन में। ओवरऑल आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो वो लिवर है। ठीक है, तो ये थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। और ये थायराइड ग्लैंड मैंने बताया कि प्रेजेंट होती है फ्रंट साइड ऑफ ट्रैकिया। और शेप की बात करी जाए तो ये बटरफ्लाई शेप की एक ग्लैंड है, और ये बनी होती है दो लोब से। इसके अंदर बेसिकली दो लोब्स होते हैं, और ये दोनों लोब एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं या कनेक्टेड होते हैं।
एक पॉइंट पे जिसे हम लोग इस्थमस कहते हैं। इस्थमस मतलब कहने का ये हो गया कि यहाँ पे जैसे ये एक लोब है, मैं आपके सामने बना रहा हूँ, और ये दूसरा लोब यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो जिस जगह पे ये कनेक्ट हो रहे हैं, ये जो जगह है ये बेसिकली इस्थमस है जिस पे ये कनेक्ट हो रही है। और इस थायराइड ग्लैंड के अंदर मैंने आपको बताया कि भाई ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया। इसके अंदर आपको बहुत सारे बेटा राउंड या ओवल शेप की सेल्स मिलती हैं, और इन राउंड या ओवल शेप की सेल्स को हम फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। इन राउंड या ओवल शेप की जो सेल्स हैं, इन सेल्स को हम फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। और फॉलिकुलर सेल के साथ साथ यहाँ पे कुछ पैराफॉलिकुलर सेल्स भी प्रेजेंट होंगी। यहाँ पे फॉलिकुलर सेल्स के साथ साथ कुछ पैराफॉलिकुलर सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, और इन सारे फॉलिकल्स को आपस में जोड़ के रखने का काम बेटा कनेक्टिव टिश्यू का होता है। इन सारे को आपस में जोड़ के रखने का काम इन फॉलिकुलर सेल्स को या ओवल शेप को, ये कनेक्टिव टिश्यू है जो व्हाइट कलर का मैं बना रहा हूँ, जो इन्हें एक तरीके का सीमेंटिंग मटेरियल है, जो इन सारे फॉलिकल्स को क्या कर रहा है, आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू है जो इन्हें जोड़ रहा है। और बीच बीच में जो पर्पल कलर की मैंने बनाई है वो बेसिकली क्या है, पैराफॉलिकुलर सेल्स है। मेरी बात आप सभी को क्लियर है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये जो मेन सेल्स थी उन्हें मैंने कहा फॉलिकुलर सेल। फॉलिकुलर सेल के साथ साथ जो दूसरी वाली सेल्स थी उन्हें मैंने कह दिया पैरा फॉलिकुलर सेल, और जिससे से ये जुड़ी हुई थी उसे मैंने नाम दिया व्हाइट कनेक्टिव टिश्यू। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं, जो रेड कलर की बड़े साइज की, जो मैंने बताया कि राउंड या ओवल शेप की होंगी, ये सेल्स इंटरनली लाइंड होती हैं। जैसे ये फॉलिकुलर सेल है तो इंटरनली ये लाइंड होती है एक ग्लैंडुलर एपिथेलियम ऑफ एसाइनल सेल से। यहाँ पे क्या होता है, ये फॉलिकुलर सेल थी, अंदर की तरफ ये एक तरीके का ग्लैंडुलर एपिथेलियम था। ग्लैंडुलर का मतलब है किसी चीज को सिक्रीट करने वाला एपिथेलियम। तो ये लाइंड थी इंटरनली बाय ग्लैंडुलर एपिथेलियम ऑफ एसाइनल सेल, और यहाँ पे अंदर की तरफ इसके एक और मैट्रिक्स भरा हुआ होता है, जिस मैट्रिक्स को मैं कॉलॉइड कह रहा हूं। ये जो कॉलॉइड है ये इनएक्टिव, ये कॉलॉइड इनएक्टिव थायरोग्लोबिन होता है। ये कॉलॉइड इनएक्टिव थायरोग्लोबिन होता है। इस थायरोग्लोबिन को शॉर्ट में हम लोग टीजी कहते हैं। इसका काम होता है क्या करना, यही थायरोग्लोबिन आयोडीन के साथ में रिएक्ट करेगा और थायरोक्सिन हार्मोन की सिंथेसिस करवाएगा या थायराइड हार्मोन बनवाएगा, जिसे हम लोग T3 या T4 कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर वाली फॉलिकुलर सेल्स थी, इनका काम है क्या करना, इनका काम है T3 या T4 जो हमारे थायरोक्सिन है, उस थायरोक्सिन की सिंथेसिस को करवाना। दूसरा जो पैराफॉलिकुलर सेल्स थी बेटा, इनका काम होता है क्या करना, ये एक थायरो कैल्सिटोनिन नाम के हार्मोन को रिलीज करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको थायराइड ग्लैंड से खुद 3 सिक्रीशन मिलेंगे, 2 तरीके के, थायरोक्सिन और तीसरा थायरोकैल्सिटोनिन। तो थायरोकैल्सिटोनिन को हम लोग शॉर्ट में TCT के नाम से भी जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज TCT। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि ये जो फॉलिकुलर और पैराफॉलिकुलर सेल्स थी ये 2 तरीके के हार्मोन को सिक्रीट कर रही थी। अब इसमें से जो मेन रोल हमें पढ़ना है वो पहले थायरोक्सिन का पढ़ना है, फिर बाद में हम लोग TCT की भी बात करेंगे। तो देखिए, अगर बात करी जाए फंक्शंस की ऑफ थायरोक्सिन, जिसे हम लोग T3 या T4 भी कहते हैं, तो इसके फंक्शंस क्या होंगे देखिएगा और समझिएगा। इसका मेन काम है रेगुलेट करना बेसल मेटाबॉलिक रेट को। इसका मेन काम है हमारे अंदर बेसल मेटाबॉलिक रेट या BMR
कुल मिला के आप कह लीजिए जितना भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं उन सबको रेगुलेट कर रहा है यही थायराइड हार्मोन। दूसरा इसका रोल होता है बेटा ये मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो भी हमने फूड के साथ में ये बायोमोलिक्यूल्स को कंज्यूम किया था उन सबको मेटाबोलाइज कराना इस थायरोक्सिन का काम होता है। उसके अलावा बेटा इसका फंक्शन होता है हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी प्रोडक्शन को भी ये रेगुलेट करेगा, ये हमारे अंदर आरबीसी प्रोडक्शन को भी रेगुलेट करेगा और साथ साथ में ये हमारे अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन करता है। ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन करने का इसका काम होगा। तो ये सारे के सारे फंक्शंस थे जो थायरोक्सिन हमारी बॉडी के अंदर करता है। अब अगली बात ये है कि अगर जैसे ग्रोथ हार्मोन जब ओवर या हाइपर सिक्रीट हो रहा था तो कुछ समस्या हो रही थी और उसका जब हाइपर सिक्रीशन हो रहा था तो भी कुछ समस्या हो रही थी। तो उसी तरीके से अगर थायराइड हार्मोन कम या ज्यादा रिलीज होगा तो उस कंडीशन में हमारे पास में क्या क्या जो है कंडीशंस बन सकती हैं उनकी हमें बात करनी है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि जो थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन मतलब थायराइड हार्मोन जो थायराइड से रिलीज किए गए, अच्छा इसका रोल बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर इसका हाइपो सिक्रीशन होगा तो क्या होगा, कम रिलीज होगा तो क्या होगा, और अगर इसका हाइपर सिक्रीशन होगा तो क्या कंडीशन बनेगी। तो देखिए हाइपो सिक्रीशन होने पर कुछ कंडीशंस हैं जो आपको यहाँ पे पढ़नी होंगी, जिसमें सबसे पहली कंडीशन है गॉइटर, दूसरी कंडीशन होती है क्रेटिनिज्म, चौथी कंडीशन है मैक्सिडिमा और एक कंडीशन होती है जिसे हम लोग कहते हैं हसीमोटोज सिंड्रोम। और हाइपर सिक्रीशन में एक कंडीशन है जिसे एक्सोपैथैलेमिक गॉइटर या ग्रेव्स डिजीज भी कहेंगे। अब इन सारों में क्या क्या होगा उनकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं गॉइटर से शुरू कर रहा हूं कि गॉइटर में क्या होता है। सबसे पहले गॉइटर की बात कर ले रहे हैं। सपोज कोई पर्सन है जो बहुत लंबे समय से आयोडीन की डेफिशिएंसी से सफर कर रहा है, आयोडीन की डेफिशिएंसी उस पर्सन को है या उसने अपनी डाइट में आयोडीन नहीं खाया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो एसाइनल सेल्स होती हैं, इन एसाइनल सेल का क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा डिवीजन हो जाता है। इन एसाइनल सेल्स का क्या होगा, डिवीजन बहुत ज्यादा हो जाएगा और डिवीजन होने की वजह से जो थायराइड ग्लैंड होती है उस थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है, उस थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है और वो साइज में काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो उस पर्सन के नेक वाले पोर्शन में लंप या एक ट्यूमर जैसा कंडीशन बन जाती है जो गॉइटर कहलाती है। और ये बेसिकली किसकी वजह से हुई थी, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से हुई थी। अच्छा ये सेल्स ने डिवाइड क्यों किया, तो इन सेल्स ने डिवाइड इसलिए किया था, तो इन्होंने ये क्या सोचा, देखिए ध्यान से सुनिएगा, सेल्स का डिवीजन का कारण क्या था। सेल के सरफेस पे एक सोडियम आयोडीन सिंपोर्टर होता है जो सोडियम और आयोडीन के ट्रांसपोर्ट को अंदर सेल के करवाने का काम करता है। तो बेसिकली जब बॉडी के अंदर आयोडीन बहुत कम अमाउंट में है, बहुत ट्रेस अमाउंट में है या नहीं है, उस कंडीशन में एसाइनल सेल्स इसलिए डिवाइड करती हैं
कि अगर जितने ज्यादा हम नंबर में बढ़ जाएंगे उतने ज्यादा ये सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर हमारे ऊपर फॉर्म होंगे, और जितने ज्यादा सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर्स ज्यादा होंगे उतना ज्यादा हो सकता है ये आयोडीन अगर ट्रेस अमाउंट में भी है तो भी वो हमारे पास पहुंचा दे। इस चक्कर में इन एसाइनल सेल्स ने डिवाइड किया था कि आयोडीन ब्लड में थोड़ा सा भी अमाउंट में प्रेजेंट है वो हम तक पहुंच जाए, इसलिए इन एसाइनल सेल्स ने डिवाइड किया। लेकिन अब बात यह है कि वहां पे अगर आयोडीन अवेलेबल होता तो वो नॉर्मली हो जाता, उस सेल्स के डिवाइड करने से थोड़ी ना आयोडीन वहां पे फुलफिल हो जाएगा, तो उस वजह से वहां पे क्या हो जाएगा, वो थायराइड ग्लैंड साइज में बड़ी हो जाएगी, और उसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे, गोइटर। क्लियर है मेरी बात सभी को? पक्का। अब दूसरी कंडीशन है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म में क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर तुमने च्युइंगम खाई और यहाँ पे थूका तो मैं तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम को तोड़ दूंगा। अगर मुंह में है ना तुम्हारे, अगर यहाँ पे तुमने चिपकाया बेंच के नीचे या कहीं पे भी, तो मैं देख लेना बहुत मारूंगा मैं तुम्हें। मतलब हाथी पार्क में भी ऐसी पिटाई नहीं होती होगी जैसी यहाँ होगी, ध्यान रखना इस बात का। अब आगे की बात सुनिए, क्योंकि मैंने देखा है जहां भी तुम बैठते थे वहां पे तुम इतने सारे वो सेंटर फ्रेश के छिलके पड़े रहते थे वहां पे, ठीक है, नहीं जहां भी तुम्हारा प्लेस है, अगर मैंने वहां गंद देखी यार, मतलब कुत्ता भी होता है वो पूंछ मार हिला के बैठता है उस जगह पे, और तुम कहो कुत्ते से ही बुरे, मतलब जहां बैठोगे वहां गंदगी फैलाओगे यार, हैं? नहीं ना। च्युइंगम खानी नहीं है पहली बात तो क्लास के अंदर। तो टॉफी का छिलका क्या कर रहा है तुम्हारे, वो च्युइंगम का छिलका ही है, वो सेंटर फ्रूट का छिलका है वो मेरे हिसाब से। खाना नहीं है क्लास के अंदर है, खाली है। अच्छा, मुझे लगा खाली है। इसका मुंह डिटेक्ट करिए, इसके मुंह में है तो नहीं, नहीं है। अगर मिली तो तुझे ही मारूंगा। अब इधर देखिए, क्रेटिनिज्म। और तुझसे पूछूंगा लास्ट में, याद रखियो, अब तू बड़े दिन में आया है तू रडार में, आज सेवा लेके ही जाइयो, या तो कल से आइयो मत, आइयो तो पढ़ने आइयो, ठीक है। क्रेटिनिज्म के बारे में सुनिए। सपोज करो कोई बच्चा फीटल लाइफ में है, फीटल लाइफ में या इन्फेंसी, मतलब इन्फेंट है। इन्फेंट वो होते हैं जो जस्ट पैदा हुए हैं और अभी 1 साल तक की उम्र वाले इन्फेंट कहलाते हैं। तो सपोज करो कोई फीटल लाइफ में है, फीटल लाइफ में मतलब अपनी मदर के वूम में है, वो प्रेग्नेंट है उसकी मदर। तो फीटल लाइफ का मतलब है कि जिस मदर के अंदर उसका जेस्टेशन चल रहा है, अगर उस मदर को हाइपोथायरॉयडिज्म हो तो क्या होगा, उसकी हम बात करनी है। और अगर वो पैदा हो गया है और उसको नई एज में, इन्फेंसी वाली स्टेज में उसके अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, तो उसकी बॉडी के ऊपर उस चीज का क्या असर पड़ेगा, हमें उसकी बात करनी है। तो मैंने बताया कि अगर कोई फीमेल प्रेगनेंसी में है तो, और उसके वूम में कोई फीटस है जिसका डेवलपमेंट चल रहा है, और दूसरा वो बच्चा इन्फेंट है, और इन दोनों ही स्टेज में हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए, तो उस चाइल्ड के साथ में क्या होगा। तो सबसे पहला, उस बच्चे की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, शंटेड ग्रोथ, मतलब वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएगा। उस बच्चे के साथ में मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। अगर ऑब्वियस सी बात है मेंटल रिटार्डेशन होगा तो उस बच्चे का लो आईक्यू या लो इंटेलिजेंट क्वोशिएंट होने वाला है। उसके अलावा बेटा उस बच्चे की जो स्किन है वो एबनॉर्मल होगी, और हो सकता है उस बच्चे के साथ में डीप म्यूटिज्म वाली कंडीशन भी हो, मतलब वो या तो सुन ना पाए या बोल ना पाए, ऐसी कंडीशन भी उसके साथ हो सकती है। और उसकी जो चेस्ट वाला रीजन है बेटा,
वो थोड़ा सा बल्ज्ड होता है, तो उसे पिजन चेस्ट कहा जाता है। मतलब जैसे हम नॉर्मल लोगों की जो चेस्ट होती है वो नॉर्मल है, लेकिन जिन बच्चों के साथ में क्रेटिनिज्म वाली समस्या होती है, उनका जो ये चेस्टर्नम वाला पार्ट है ना, ये ऊपर की तरफ ऐसे उठा होता है, मतलब चेस्ट इज लाइक दिस, बोन ऊपर की तरफ डेवलप हो जाती है। तो वो एक अलग तरीके का कैरेक्टरिस्टिक है जो इन लोगों के साथ में होता है, तो उसे हम लोग पिजन चेस्ट कहते हैं। तो उसके साथ में ये सारी समस्याएं हैं जो जुड़ी होंगी। पहला, उसका जो ग्रोथ है बॉडी का वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। दूसरा, उसका मेंटल रिटार्डेशन होगा, लो इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है, अब नॉर्मल स्किन होगी, डीप म्यूटिज्म से सफर करेगा, और या पिजन चेस्ट वाली समस्या होंगी। ये क्रेटिनिज्म वाली प्रॉब्लम्स थी। ये तो मैंने बताया जब बच्चा छोटा था और फिटल लाइफ में था तब क्रेटिनिज्म हुआ। अगर सपोज करो किसी अडल्ट के अंदर हाइपोसिक्रीशन हो, उसके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। मतलब सपोज करो अब आप बड़े हो गए हुए, हम लोग एक अडल्ट एज में हैं, इस कंडीशन में अगर किसी भी पर्सन के अंदर हाइपोसिक्रीशन होता है तो उसका क्या असर पड़ने वाला है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं बात कर रहा हूं मैक्सिडिमा की। देखिए, मैंने अभी थायरोक्सिन का क्या रोल बताया था, बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करेगा। तो अगर किसी अडल्ट के अंदर T3 T4 मतलब थायरोक्सिन का हाइपोसिक्रीशन हो रहा है तो उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट भी स्लो होगा। ठीक है जी। तो सबसे पहला काम क्या होगा, लो बीएमआर, लो बेसल मेटाबॉलिक रेट। दूसरी कंडीशन जो उसके साथ में जुड़ी होगी, बेटा उसकी जो मेटाबॉलिज्म है, मतलब जैसे वो फूड कंज्यूम कर रहा है और वो जो मेटाबॉलिज्म होना चाहिए उसके फूड का और जो एनर्जी उसको मिलनी चाहिए वो उसको अवेलेबल नहीं होती है। तो ऐसे में जब एनर्जी नहीं रहेगी उस पर्सन के अंदर तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, तो लेथार्जिक वो पर्सन हो जाता है, लेथार्जी उसके साथ में होगी। तो जब लेथार्जी उसके साथ में जुड़ेगी तो वो फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा, और जब फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होगा तो उसकी बॉडी का वेट बढ़ता चला जाएगा, वेट गेन उसके साथ में समस्या होगी। फिर उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत लो रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन से क्या होता है बेटा, जब रिएक्शन अलग अलग तरीके के हमारी बॉडी में चल रहे होते हैं तो बॉडी हीट भी जनरेट रहती है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी, जो जिसको भी ये सफर कर रहा है उसका बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। क्लियर है? उसके अलावा उसके हेयर लॉस होना शुरू हो जाएगा, लॉस ऑफ हेयर उसके साथ में होगा। और तो और बेटा उसके जो हैंड है, फेस है, उस पे स्वेलिंग रहनी शुरू हो जाएगी। और दूसरा, उसकी जो आई बॉल्स हैं वो अंदर की तरफ धस जाएंगी, मतलब जब फेस बड़ा स्वेल अप हो जाएगा तो आंखें छोटी दिखाई देंगी उस पर्सन की। तो ये सारी समस्या हैं जो मैक्सिडिमा के साथ में जुड़ी होती हैं, जिसके अंदर भी हाइपोसिक्रीशन होगा। और इसी का कॉन्ट्रास्ट आप मान लीजिए हाइपरसिक्रीशन में होगा। जैसे मैंने क्या बताया, जिसके अंदर हाइपोसिक्रीशन था उसकी बॉडी का टेम्परेचर लो, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम, लेथार्जिक, वेट गेन, ये था। और आंखें अंदर की तरफ धस गई थी बिकॉज ऑफ स्वेलिंग ऑफ फेस। अब हाइपर सिक्रीशन पे आ जाइए, दूसरी कंडीशन इसी के अपोजिट कर लीजिए, उसका मेटाबॉलिक रेट हाई होगा, स्वेटिंग उसको एक्सेसिव होगी। वो तो वेट गेन कर रहे थे, ये वेट लॉस करेंगे, पतले होंगे, और ये लोग एक्सेसिवली खाएंगे। क्यों? इनका मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है, तो ये लोग खाते रहेंगे लगातार, मतलब इनका जो कंजप्शन है वो चलता रहेगा, लेकिन उस कंजप्शन से इनकी बॉडी के ऊपर कोई ऐसा मेजर बदलाव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है, तो वो जल्दी जल्दी जो भी कंज्यूम करेंगे वो उनकी रेस्पिरेशन में वो खर्च हो जाएगा, मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन में खर्च हो जाएगा। उसके अलावा उनकी जो आई बॉल्स हैं वो बाहर की तरफ ऐसे प्रोट्रूड हो जाएंगी, मतलब बड़ी बड़ी आंखें ऐसे ऐसे बाहर निकल आएगी, है ना, प्रोट्रूडिंग आई बॉल्स हो जाएंगी। उसमें क्या था, आई बॉल अंदर चली जा रही थी, इसमें क्या होगा, आई बॉल बड़ी बाहर की तरफ आ जाएगी। और लेस ब्लिंकिंग करते हैं तो इनका स्टेयरिंग लुक होगा, मतलब ऐसा लगेगा कि किसी इंसान को घूर रहे हैं। ठीक है, ये हाइपर सिक्रेशन के साथ में होता है। क्लियर हो रही है मेरी बात आपको? तो यहाँ पे मैक्सिडिमा में लो बीएमआर होगा, लेथार्जी होगी, वेट गेन होगा, लो बॉडी टेम्परेचर होगा, लॉस ऑफ हेयर, और
फेस एंड लिम्स स्वेल हो जाएंगे। अब इसी में एक और कंडीशन थी जिसे मैंने कहा था हशीमोटो डिजीज। ये बिल्कुल एक अलग तरीके की कंडीशन है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ये एक तरीके का ऑटो इम्यून डिजीज है। इसे मैं ऑटो इम्यून डिजीज इसलिए कह रहा हूं कि जो भी पर्सन इस डिजीज से सफर कर रहा होगा उसके अंदर जो एंटीबॉडीज हैं, जो उसकी बॉडीज बना रही हैं, वो एंटीबॉडीज क्या करेंगी, वो इसकी खुद की थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देंगी। और थायराइड ग्लैंड के ऊपर ये एंटीबॉडीज, अच्छा ये एंटीबॉडी कहीं और से नहीं आई है, उसकी खुद की थी। उसने उसकी खुद की ही थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। और डिस्ट्रॉय करने के बाद में जब थायराइड ग्लैंड का नंबर या थायराइड ग्लैंड ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो वहां से जो थायराइड हार्मोन बनते वो भी कम हो जाएंगे। तो इस कंडीशन, ऑटो इम्यून का मतलब क्या हुआ, सेल्फ इम्यूनिटी। मतलब जब हमारा खुद का इम्यून सिस्टम हमारी खुद की सेल्फ सेल को नॉन सेल्फ कंसीडर करके डिस्ट्रॉय कर दे, उसे ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। और ये जो डिजीज मैंने आपको बताया है ये ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें सेल्फ एंटीबॉडीज जो है वो उसकी खुद की थायराइड ग्लैंड को नॉन सेल्फ कंसीडर करके उन्हें डिस्ट्रॉय करेंगी, जिसकी वजह से थायराइड का सिक्रीशन कम हो जाएगा। और इसको बेटा हम लोग थायराइड ग्लैंड का सुसाइड भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, क्योंकि देखो उसकी थायराइड ग्लैंड को खुद ही उसकी बॉडी खत्म कर रही है, इस वजह से इसे सुसाइड कहा जाता है। अब ये जो मैंने 4 कंडीशन बताई ये सब सारी हाइपोसिक्रीशन वाली थी। अब हाइपर सिक्रीशन में मैंने एक कंडीशन लिखी थी जिसे मैंने कहा था एक्सोपैथेलेमिक ग्वाइटर या ग्रेव्स डिजीज। उसमें क्या होगा तो उसे भी समझिएगा। तो देखिए ज्यादा होगा और ये बेटा थिन होंगे, मतलब इनका वेट लॉस ज्यादा होगा। उसके अलावा इनकी जो आई बॉल्स हैं वो बल्जिंग आई बॉल कह ले तो ज्यादा बेहतर होगा। बाहर की तरफ आई बॉल्स जो है बल्ज हो जाती हैं, जिससे जो है स्टेयरिंग लुक इनका होगा और लेस ब्लिंकिंग होगी। ये कंडीशंस थी जो हाइपर सिक्रीशन से जुड़ी हुई थी अगर थायराइड हार्मोन ज्यादा होगा। तो अब देख लीजिए, अगर एडल्ट की बात करें तो सिम्टम्स अगर देखें तो दोनों के हाइपर और हाइपो के अपोजिट है ना। एक में वेट गेन, एक में वेट लॉस, एक में बॉडी टेम्परेचर लो, एक में हाई, एक में जो है स्वेलिंग हो रही है, एक में वो पर्सन वेट लॉस कर रहा है, एक में उसके अंदर बीएमआर स्लो हो जा रहा है, एक में बढ़ जा रहा है। तो ये दोनों अपोजिट इनके सिम्टम्स हैं, तो इसे याद करने में मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब जो दूसरी वाली मैंने एक सेल बताई थी जिन्हें मैंने कहा था पैरा फॉलिकुलर सेल, बातें नहीं, और दूसरी एक और सेल है या ग्लैंडी कह लें जिन्हें हम पैराथायरॉइड ग्लैंड कहते हैं। इन दोनों के सिक्रीशन का काम एक दूसरे का अपोजिट होगा। मतलब जो पैराफॉलिकुलर सेल सिक्रीट करेगी और जो इससे सिक्रीट होगा ये एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं। एंटागोनिस्ट का मतलब एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे। तो पैराथायरॉइड सेल ग्लैंड पहले तो कहाँ होती है उनकी बात कर लेते हैं। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है उसकी बैक साइड में, पोस्टीरियर साइड में ये प्रेजेंट होती है, पीछे की तरफ। जैसे थायराइड ग्लैंड है, ये फ्रंट में तो देखेंगे थायराइड, और थायराइड को निकाल के पीछे की तरफ देखेंगे तो पैराथायरॉइड। पीछे की तरफ में 4 छोटे छोटे जो है ग्लैंड्स हैं, ये 4 इन नंबर्स। हर एक लोब में 2 पैराथायरॉइड होती है। मतलब कहने का ये हो गया कि अगर आप बैक साइड से थायराइड ग्लैंड को देखेंगे तो जैसे 2 लोब में बांटा था ना हमने, तो एक लोब में 2 पैराथायरॉइड ग्लैंड और एक लोब में 2
इस तरीके से पैराथायरॉयड पीछे की तरफ प्रेजेंट होती हैं थायराइड ग्लैंड के ही। इन पैराफॉलिकुलर सेल्स जो कि थायराइड ग्लैंड का एक पार्ट था, इससे जो सिक्रीशन हो रहा था उसे मैंने नाम दिया था थायरोकैल्सिटोनिन। और ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड मैंने आपके सामने बनाई, इसका जो सिक्रीशन होता है उसे पैराथायरॉयड हार्मोन कहते हैं। और ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है एक दूसरे के अपोजिट ये फंक्शन करते हैं। अब ये एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन कैसे करेंगे, तो देखिए, जो थायरोकैल्सिटोनिन है, नाम से बता रहा है कैल्शियम से रिलेटेड कुछ इसका काम होने वाला है। तो ये ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को रिड्यूस या कम करने का काम करेगा। तो जो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कम करता हो उसे हम कहेंगे हाइपोकैल्सिमिक इन नेचर। और पैराथायरॉयड हार्मोन क्या है, ये ब्लड के अंदर हाई कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने में काम करता है। ये ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करता है और इसे हम लोग कहते हैं दिस इज हाइपर कैल्सिमिक इन नेचर। तो देखिए, दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। एक क्या करेगा, एक ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को घटाने का काम करेगा और दूसरा वाला ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, बढ़ाने का काम करेगा। तो आप इस बात को ऐसे समझिए कि ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, ये दोनों मिलके कैल्शियम के होम्योस्टैसिस को मेंटेन कर रहे हैं। कैल्शियम के होम्योस्टैसिस को मेंटेन कर रहे हैं। होम्योस्टैसिस का मतलब है बैलेंस को मेंटेन करना, मतलब जितना रिक्वायर्ड कैल्शियम ब्लड में होना चाहिए उतना ये दोनों मिलके रेगुलेट करवाएंगे। अब कैसे करते हैं, तो दोनों के तरीके एक दूसरे के अपोजिट हैं। कैसे, सपोज करो ये क्या चाहता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल लो रहे, तो ये क्या करेगा, ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है उसका बोन के ऊपर मिनरलाइजेशन करवा देगा। उसको क्या करेगा, बोन्स के ऊपर मिनरलाइज कराएगा, मिनरलाइजेशन करा देगा। तो ब्लड से जो कैल्शियम था वो अब क्या करेगा, वो कैल्शियम डिपोजिशन हो जाएगा बोन्स के ऊपर। तो ब्लड के कैल्शियम लेवल को कम कर दिया गया। और इसी तरीके से यही ब्लड जब किडनी के पास पहुंचा तो उस किडनी के अंदर ये क्या करेगा, जो कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन है उसको वो कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और अगर कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन रिड्यूस हुआ तो यूरिन के साथ में कैल्शियम बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये दो तरीके थे जिससे कैल्शियम को ब्लड में कम किया गया। पहला तरीका तो बोन्स के ऊपर उसे डिपॉजिट करवा दिया, और दूसरा काम किडनी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन को क्या कर दिया, कम कर दिया, जिससे वो कैल्शियम यूरिन के साथ में एलिमिनेट हो गया। अब इसी का अपोजिट काम ये कर रहा है, ये क्या करेगा, ये ब्लड कैल्शियम को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे जो इसने किया इसका अपोजिट समझ लीजिए, ये बोन से डीमिनरलाइजेशन करवाएगा। क्या करवाएगा, डीमिनरलाइजेशन करवाएगा। डीमिनरलाइजेशन से क्या होगा, जो बोन्स के ऊपर डिपॉजिटेड कैल्शियम है वो कैल्शियम ये ब्लड के अंदर ट्रांसफर करा देगा। तो देखिए, बोन से ब्लड के अंदर अगर आ गया तो ब्लड कैल्शियम बढ़ गया। और दूसरा ये क्या करेगा, ये किडनी के अंदर और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है, या इंटेस्टाइन कह लीजिए आप या डाइजेस्टिव फूड कह लीजिए आप, इन दोनों के अंदर ये कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर रिटेन करे। क्लियर है मेरी बात आपको, दोनों ने कैसे काम किया, एक दूसरे के अपोजिट काम किया। क्लियर है। अब बात यह आती है कि कैल्सिटोनिन के हाइपर और हाइपो सिक्रीशन को तो नहीं पढ़ाया गया, लेकिन पैराथायरॉयड हार्मोन के हाइपो और हाइपर सिक्रीशन को हमें पढ़ना है कि अगर पैराथायरॉयड हार्मोन कम या ज्यादा होगा तो क्या समस्या आएंगी। तो मैं यहाँ पे पैराथायरॉयड हार्मोन के हाइपर या हाइपो सिक्रीशन की बात करूंगा। मैं पैराथायरॉयड हार्मोन
पीटीएच कहते हैं इसे शॉर्ट में। इस पीटीएच के हाइपो सिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन के बारे में बताऊंगा। तो आप एक सीधी सीधी सी बात देखिए, मैंने आपको बताया कि पीटीएच और टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन और पैराथायरॉइड हार्मोन, एक दूसरे का अपोजिट है। अगर पीटीएच का लेवल कम है तो थायरोकैल्सिटोनिन एक्सेसिवली वर्क करेगा। थायरोकैल्सिटोनिन का काम क्या था? ब्लड कैल्शियम को कम करना। तो ये ब्लड कैल्शियम को इतना ज्यादा कम कर देगा कि जो कैल्शियम हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए चाहिए था, वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी कैल्शियम अवेलेबल नहीं बचेगा, जिसकी वजह से हाथ पैरों में स्टिफनेस आ जाएगी। मेरी बात आपको क्लियर हो रही है? एक तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे, और कॉन्ट्रैक्शन अगर करने की कोशिश करेगा भी कोई पर्सन तो बहुत ज्यादा वो पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होंगे, उसके हाथ पैरों में स्टिफनेस आ जाएगी। और दूसरा, उसकी बॉडी के अंदर न्यूरो एक्साइटेशन ज्यादा होगी, जिसकी वजह से उसके हाथ पैरों में ट्रिमर्स आएंगे, मतलब उसको झटके जैसे महसूस होंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात आपको? तो इसमें उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं टेटनी, जिसमें ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो यहाँ पे हाइपोसिक्रीशन होने से क्या हुआ, एक कंडीशन बनी जिसे मैंने टेटनी नाम दे दिया। टेटनी में क्या हुआ, ब्लड कैल्शियम लेवल बहुत ज्यादा कम हुआ, जिसकी वजह से पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन हुए, और दूसरा जो है मैंने आपको बताया एक्सेसिव न्यूरो एक्साइटेशन हो गई। क्लियर है? और अगर हाइपर सिक्रीशन हुआ, जैसे सपोज करो टीसीटी और पीटीएच, अब पीटीएच ज्यादा है तो ये टीसीटी को काम नहीं करने देगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पीटीएच ज्यादा है तो ये ब्लड कैल्शियम बढ़ा देगा। ब्लड कैल्शियम ज्यादा हो जाने से क्या समस्या होगी? सबसे पहला तो किडनी स्टोन, ज्यादा कैल्शियम रहेगा, किडनी स्टोन की ज्यादा समस्या बनेगी इसमें। और दूसरा जो मेजर समस्या बनेगी इसमें वो ये होगा कि ये बोन का इतना ज्यादा डीमिनरलाइजेशन करा देगा, बोन से इतना ज्यादा कैल्शियम को उतार देगा कि बोन्स में बहुत, मतलब बोन की डेंसिटी इतनी कम हो जाएगी कि उसमें इस तरीके से पोर्स हो जाएंगी, और इस कंडीशन को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, बोन्स बहुत ज्यादा वीक और फ्रेजाइल हो जाएंगी एंड दे बिकम लायबल टू गेट फ्रैक्चर्ड इजीली। मतलब ऐसे में बोन बहुत आसानी से टूट जाएगी उस पर्सन की। मतलब जैसे आप आम जिंदगी में खेलते कूदते रहते हैं, आपको कुछ नहीं होता, लेकिन अगर किसी पर्सन को ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है, वो 4 सीढ़ी से कूदा, उसका पैर चटक जाएगा, क्योंकि उसका बोन उसके वेट को ही नहीं उठा पाएंगी, ना उतना वो प्रेशर झेल पाएंगी, तो उसमें तुरंत वो फ्रैक्चर हो जाएंगी। तो ये कंडीशन होगी अगर हाइपर सिक्रीशन होता है पैराथायरॉयड हार्मोन का। तो क्लियर है मेरी बात सभी को? इधर देखो, इधर थायराइड ग्लैंड। अब से ध्यान रखना, टीचर्स को कोई बात ऐसी मत बताओ जिसे वो अपना वेपन बना ले, ठीक है? तो अपनी पर्सनल लाइफ की बातें अपने तक रखो। टीचर को बताओगे, टीचर होता है बड़ा जलील करने वाली, बदतमीज तो नहीं कह सकते आप, वो जलील कर सकता है आपको उस मौके पे, इसलिए अपनी कोई पर्सनल लाइफ की चीजें मास्टर को मत बताओ। हाँ इधर देखिए, हाँ पापा ही तो छोड़ के आते हैं स्कूटर पे बैठा के, तेरे स्कूटी पे कार में ले जाके, ले बेटा मेरा हाथी पार्क बैठ, बेटा देख लड़ाई, देख कैसे लड़ रहे हैं ये लोग, देख कैसे घूम रहे हैं लोग। पापा ही तो बताते ले जाते होंगे तेरे, ये झूठ बोल रहा है मक्कार कहीं का, खुद चला जाता है। इधर देखो, थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, 2 लोब्स है आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। आगे की तरफ से ट्रैकिया को देखोगे तो थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल्स दिखाई देंगे, और पीछे बैक साइड से देखोगे तो पैराथायराइड ग्लैंड दिखाई देगी, ठीक है? तो ये दोनों लोब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे इस समस वाले पॉइंट से, और इसमें 2 सेल्स थी, फॉलिकल सेल और पैराफॉलिकुलर सेल। इन्होंने हालांकि ये बात गलत लिखी है, थायरोकैल्सिटोनिन को पैराफॉलिकुलर सेल्स रिलीज करती है, ठीक है? इन्होंने फॉलिकुलर सेल से ही सब कुछ सिक्रीट करा दिया है। अब यहाँ पे थायरोक्सिन के काम क्या क्या थे, तो देखिए, बेसल मेटाबॉलिक रेट,
मैंने एक पॉइंट लिखा नहीं था लेकिन बाद में बता दिया था, जो बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल डेवलपमेंट में इसका रोल होगा। और दूसरा आरबीसी प्रोडक्शन को ये सपोर्ट करेगा और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को करेगा रेगुलेट, कंट्रोल, और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी रेगुलेट करने का काम होता है इस थायरोक्सिन का। बातें नहीं करनी है, मैं छेद दूंगा अभी पकड़ के। थायरोकैल्सिटोनिन ये एक प्रोटीन हार्मोन है जिसका काम है लो करना ब्लड कैल्शियम को। तो यहाँ पे कैल्शियम होमोस्टैसिस लिखा हुआ है, ऊपर की तरफ कैल्सिटोनिन, नीचे की तरफ पीटीएच, दोनों के काम एक दूसरे के अपोजिट। सपोज करो ब्लड के कैल्शियम लेवल बढ़ गया, तो ऐसी कंडीशन में थायराइड ग्लैंड रिलीज करेगी कैल्सिटोनिन को। कैल्सिटोनिन दो काम करेगा, देखो इधर बड़ा करके देख लो इसे। सबसे पहला तो इसने क्या किया, कैल्शियम डिपोजिशन को स्टिमुलेट करा बोन्स के ऊपर, और दूसरा काम उसने क्या करा, कैल्शियम के अपटेक को रिड्यूस कर दिया किडनी में। तो दोनों काम करने से कैल्शियम लेवल अपना बैलेंस हो गया, होमोस्टैसिस हो गया। लेकिन सपोज करो अगर कैल्शियम लेवल कम हो जाए तो ऐसी कंडीशन में पीटीएच, पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड हार्मोन को रिलीज करेंगी। और वो पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करेगा, सबसे पहले ये बोन्स के ऊपर जो कैल्शियम था उसको रिलीज करवा देगा ब्लड के अंदर। दूसरा, ये अपटेक बढ़ा देगा कैल्शियम का किडनी के अंदर और इंटेस्टाइन वाले पार्ट के ऊपर। तो ये काम होता है कैल्सिटोनिन का। और अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो वहां पे क्या क्या समस्या बनेगी, तो यहाँ पे बताया गया है सबसे पहले गोइटर के बारे में। एनलार्जमेंट हो जाएगा थायराइड ग्लैंड का ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन। अगर अडल्ट वुमेन के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो अभी मैंने बताया था कि मेंटल, फिजिकल और सेक्सुअल डेवलपमेंट, तो उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर हो जाएगी, क्योंकि इसका रोल उसके अंदर भी है, सेक्सुअल डेवलपमेंट में भी है। तो उस फीमेल के अंदर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। दूसरा, अगर प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो उस बच्चे की शंटेड ग्रोथ होगी, जिसे क्रेटिनिज्म कहा, मेंटल रिटार्डेशन होगा, लो आईक्यू होगा, एबनॉर्मल स्किन होगी और डिफ म्यूटिज्म वाली कंडीशन उसके साथ में होती है। और हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर क्या होगा, यहाँ पे एबनॉर्मल इंक्रीज होगा थायराइड हार्मोन में, जिसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट होंगे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज पे। क्या क्या होगा, अच्छा इसमें बताया हुआ है कि हाइपरथायरॉयडिज्म या एक्सोपैथेलेमिक गोइटर क्यों हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे थायराइड ग्लैंड के अंदर नोड्यूल्स या कैंसर हो गया था। और इसमें क्या होगा, इसे बोला गया एक्सोपैथेलेमिक गोइटर या ग्रेव डिजीज। और ये हाइपरथायरॉयडिज्म करवाता है, एनलार्जमेंट हो जाएगा थायराइड ग्लैंड का, आईबॉल का प्रोड्यूशन हो जाएगा, देखो वो दिख रहे हैं आपको, प्रोड्यूशन मतलब बाहर की तरफ आ जाना, इंक्रीज बीएमआर और वेट लॉस हो जाना। ठीक है, तो ये समस्याएं होंगी। ये देखिए इन्होंने कैंसर दिखाया, थायराइड ग्लैंड को निकाल के ही दिखा दिया है पूरा। ठीक है अजय बेटा, ये नोड्यूल्स बने हुए हैं, ये कैंसरस नोड्यूल हैं, ये व्हाइट व्हाइट कलर के। अब ये तो रही बात इसकी। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में बता रखा है कि ये 4 ग्लैंड है जो बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होती हैं, एक पेयर ईच इन 2 लोब्स, मतलब एक लोब में 2, दूसरे में 2। ये सेक्रेट करती है पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन को। ये क्या करेगा, कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करेगा, हाइपर कैल्सियमिक नेचर है। तो ये बोन रीजॉर्प्शन मतलब डीमिनरलाइजेशन का काम करता है, और रीअब्जॉर्प्शन को कैल्शियम के रीनल ट्यूब्यूल से, मतलब किडनी के अंदर, और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को डाइजेस्टेड फूड के अंदर जो है इंक्रीज करने का काम करता है। और टीसीटी के साथ साथ ये मिलके कैल्शियम बैलेंस को हमारी बॉडी में मेंटेन करने का काम करेगा। तो ये सारी की सारी चीजें थी जो आपको जाननी थी। आप सबसे पहले हेडिंग डालिएगा थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड में, अच्छा अरे पीनियल, हाँ मैं पीनियल क्यों भूल जाता हूँ हमेशा, ये स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, फोरब्रेन के डॉर्सल लाइट में प्रेजेंट थी, मेलाटोनिन सिक्रीट कर रही है। मेलाटोनिन का काम क्या क्या है, डायूरिनल या 24 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी को, सर्केडियन रिदम को मेंटेन करना, स्लीप अवेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल और डिफेंस एबिलिटी। मतलब जनरली क्या होता है, एक बार शायद इसके ऊपर मेंस्ट्रुएशन के ऊपर इसमें क्वेश्चन भी बना हुआ है, मतलब बच्चे जनरली इसको ये याद रख लेते हैं, इसकी स्लीप अवेक साइकिल याद रखते हैं, ये सब भूल जाते हैं। तो इसमें भी इसका रोल है, तो आप जल्दी से बस इन्हें नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। तो उसके बाद में मैं थायराइड के अंदर कुछ जो जैसे बहुत सारी चीजें थी